नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के 10 क्वेश्चन है जो कि डेली सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के एनएच क्लास के साथ जुड़ जाइए और सभी विद्यार्थियों से निवेदन की क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है कि राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है वर्गाकार, त्रिभुजाकार, विषम कोणीय, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है आयताकार। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि राजस्थान की आकृति है। कैसी आकृति है राजस्थान की? 4 ऑप्शन है आपके पास। कैसी आकृति है? विषम कोणीय। राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। तो देख लेते हैं राजस्थान की आकृति। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है हमें ऑप्शंस में वर्गाकार, वर्गाकार दे रखा है हमें। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है त्रिभुजाकार और यहाँ दे रखा है आयताकार। तो इस प्रकार की आकृति राजस्थान की बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय। ठीक है, विषम कोणीय राजस्थान की आकृति है। और राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए आप मुझे कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की क्या लंबाई है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। इसमें अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। 43 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की क्या लंबाई है, तो क्या करोगे आप? 784 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की लंबाई तो है 784 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। सॉरी, 850 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया आपको कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर। और इन विकर्ण में कितना अंतर है? अंतर भी पूछा जा सकता है। विकर्ण में कितना अंतर है? 66 किलोमीटर का। ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय आकृति है इसकी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। और इसमें अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम के विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। ठीक है, और इन विकर्ण में कितना अंतर है? 66 किलोमीटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया?
नाम दे दिए गए यहाँ पर हीरालाल शास्त्री। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है हरिदेव जोशी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मोहनलाल सुखाड़िया। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया। चार ऑप्शन है आपके पास। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया था। मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। और संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा। ठीक है। और समाप्त समाप्त कर दिया गया था इसे 1962 में। किसके द्वारा। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। और फिर पुनः शुरुआत कब की गई थी इसकी। 1987 में। किसके द्वारा। हरिदेव जोशी द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या पूछा गया है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था। तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और फिर पुनः शुरुआत की थी हरिदेव जोशी के द्वारा 1987 में। ठीक है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी। तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1949 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा गया है। सुमेलित करें। सुमेलित करें। यहाँ पर कुछ परियोजना दे दी गई है आपको। यहाँ पर कुछ परियोजना दी गई है और यहाँ दे दिए गए हैं जिले। ठीक है। तो सुमेलित करना है आपको। कौन सी परियोजना दी गई है। सावन भादो परियोजना। ठीक है। और यहाँ पर जिले का नाम दे दिया गया है बूंदी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चाकन परियोजना। बारह। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बेथली परियोजना कोटा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है छापी परियोजना झालावाड़। तो इसे आप सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 2 3 1 4। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 2 3 4। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2 4 3 1। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 1 2 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। सम्मिलित करें। कुछ परियोजना दे दी गई है और जिले दे दिए गए हैं। तो कौन सी परियोजना कौन से जिले में स्थित है ये बताना है आपको। तो बताइए सावन भादो जो परियोजना है ये कहाँ पर है। कोटा में। सावन भादो परियोजना तो है कोटा में। तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर 2 आ रहा है कट हो गया। 1 आ रहा है यहाँ भी 2 आ रहा है इस वजह से कट हो गए 3 ऑप्शन। तो चाकन जो परियोजना है ये कहाँ की परियोजना है। चाकन बूंदी की। 2 और 1 सॉरी 3 और 1। सावन भादो परियोजना तो कोटा में है और चाकन परियोजना बूंदी में है। 3 और 1। ठीक है। इसके अलावा जो बेतली परियोजना है 12 की परियोजना है दूसरा ऑप्शन। इसके अलावा छाबी परियोजना है झालावाड़ की। तो हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा कोटा में और कौन कौन सी परियोजना है। तकली। तकली जो परियोजना है ये कोटा की परियोजना है। इसके अलावा आलनिया।
आलनिया परियोजना भी कोटा की परियोजना है। और इसके अलावा सावन भादो परियोजना, सावन भादो परियोजना ये कोटा की परियोजना है। इसके अलावा बूंदी की परियोजना कौन कौन सी है? गरदड़ा, गूड़ा, गूड़ा परियोजना, ठीक है। इसके अलावा एक चाकन हो गई। और 12 की देख लेते हैं। 12 की परियोजनाएं हैं, एक तो लाहसी, बेथली, परवन, इसके अलावा विलास, ठीक है। इसके अलावा अंधेरी, ये परियोजना कहाँ की है? 12 की। इसके अलावा झालावाड़ में कौन कौन सी परियोजना है? झालावाड़ में है गागरी, इसके अलावा छापी, चोली, और इसके अलावा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र परियोजना, और भीम सागर, ये परियोजना है कहाँ की? झालावाड़ की। तो यहाँ पर कुछ परियोजना के नाम लिख दिए गए मैंने, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आप कोई सी भी परियोजना का नाम दिया जा सकता है कि ये परियोजना कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? निम्न में से किन स्थानों पर, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित चमड़ा आधारित उद्योग स्थित है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बीकानेर, जैसलमेर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर, जोधपुर, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कोटा, गंगानगर, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पाली, अलवर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे कि निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित उद्योग स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या करोगे इसका? चमड़ा आधारित उद्योग कौन से जिले में है? जयपुर और जोधपुर। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति ये कब बनाई गई थी? 1978 में, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय द्वितीय औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1991 में, ठीक है। और तृतीय औद्योगिक नीति 1994 में, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थ औद्योगिक नीति बनाई गई थी, सॉरी यहाँ पर 1994, 1998 में बनाई गई थी, ठीक है। और पांचवी औद्योगिक नीति बनाई गई थी कब? 2010 में। छठी औद्योगिक नीति बनाई गई थी कब? 2015 में। और सातवीं औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 2019 में, ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतर तो यही पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1978 में, द्वितीय 1991, तृतीय 1994 और चतुर्थ 1998 में, और पांचवी 2010 में, छठी 2015 में, और सातवीं औद्योगिक नीति बनाई गई थी 2019 में, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा
जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर दिया गया आपको खाटू श्याम जी, फाल्गुन। इसके अलावा आपको दिया गया है बाबा रामदेव, बाबा रामदेव श्रावण। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पुष्कर मेला, कार्तिक। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या करोगे इसका राइट आंसर, कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देख लीजिए अब, खाटू श्याम जी का जो मेला है वो कौन से माह में लगता है, फाल्गुन के महीने में लगता है, ठीक है। और अगर तिथि पूछ ली जाए तो आपसे, तो इनका महीना लगता है खाटू श्याम जी का फाल्गुन शुक्ल एकादशी, एकादशी से द्वादशी तक चलता है मेला, ठीक है। जबकि जो बाबा रामदेव जी का मेला है ये श्रावण के मास में थोड़ा लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला तो आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में लगता है। ये वाला ऑप्शन ही गलत है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से, शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक चलता है ये मेला, ठीक है। बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है और कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। ये ऑप्शन से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। बाबा रामदेव जी का मेला सावन के महीने में नहीं लगता है, बाबा रामदेव जी का मेला लगता है भाद्र के महीने में, भाद्रपद महीने में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्या पूछा गया है कि किस देवी को वर्षा की देवी कहा जाता है, वर्षा की देवी कहा जाता है किसको। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है वीरात्रा माता, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है आई माता, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रूपा देवी, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या, जिलानी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, किस देवी को वर्षा की देवी कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। राजस्थान की लोक देविया वाला टॉपिक भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट ने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो वो कर लीजिए, राजस्थान की प्रमुख लोक देविया, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख लोक देविया टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, किस देवी को वर्षा की देवी कहा जाता है। रूपा देवी। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और बरसात के देवता पूछ लिया जाए कि बरसात के देवता, तो वो कहा जाता है मामा देव, मामा देव को, ठीक है। और वर्षा की देवी रूपा देव को कहा जाता है और बरसात के देवता कहा जाता है मामा देव का, ठीक है। और जो मामा देव है, ये जो मामा देव है इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है। किसकी पूजा की जाती है, इनका होता है लकड़ी का तोरण, लकड़ी का तोरण होता है और लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है इनको, ठीक है। कोई मूर्ति नहीं होती है, समझ में आया, ठीक है। और मामा देव को खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मामा देव को खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, तो इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। समझ में आया। किस लोक देवी को, सॉरी, किस देवी को वर्षा की देवी कहा जाता है, तो वर्षा की देवी कहा जाता है रूपा देव को, और बरसात के देवता कहा जाता है मामा देव को, ठीक है। मामा देव की कोई मूर्ति नहीं होती है, एक लकड़ी का तोरण होता है, उसी तोरण की पूजा की जाती है, ठीक है। और जो मामा देव है इन्हें खुश करने के लिए क्या किया जाता है, भैंसे की
बलि दी जाती है। विराटरा जो माता है इनका मंदिर तो कहाँ पर है? चोटन, बाड़मेर में है। ठीक है, और ये किस वंश की कुल देवी है? ध्यान में रखना है, भोपा वंश की, भोपा वंश की कुल देवी है। ठीक है, आई माता का मंदिर आपको पता है कहाँ पर है? बिलाड़ा, बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, और जो आई माता है ये किसकी कुल देवी है? सिरवी, सिरवी जाति की कुल देवी। ठीक है, और जिलाड़ी माता का मंदिर कहाँ पर है? कोटपुतली, भेरोर। ठीक है, जिलाड़ी माता का मंदिर। तो राजस्थान की लोक देवियां वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया है? भाद्रपद शुक्ल नवमी। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाद्रपद कृष्ण दशमी, भाद्रपद कृष्ण दशमी। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल दशमी को और किसका मेला लगता है? तो तेजा जी का मेला, ध्यान में रखना है, तेजा जी का मेला। इसके अलावा खेजड़ली मेला, खेजड़ली जो मेला है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली मेला, ये भी लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके अलावा विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा जयंती, ये तीनों मनाए जाते हैं कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को तो किसका मेला लगता है? गोगा जी का। ठीक है, गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और तेजा जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। खेजड़ली का मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी की। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको है जो कि राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से जो कि 10 क्वेश्चन है जो कि सोल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि आदिवासियों वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को, वधु के पिता को वधु धन देने प्रथा कहलाती है, कहलाती है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नाता, दापा, सामेला, और डी ऑप्शन में दिया गया है पड़जान। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु धन देने की प्रथा कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाओं से। तो ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है।
जिन विद्यार्थियों ने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है ये कर लीजिए। तो आदिवासी में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? दापा। इसमें है जो कि वर पक्ष के द्वारा है जो कि वधु के पिता को वधु मूल्य दिया जाता है और इसी प्रथा को कहते हैं दापा। नाता तो क्या है? रिश्तों का एक नाम है। नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम, ठीक है। और सामेला किसे कहते हैं? बारात के स्वागत की रस्म। बारात के स्वागत की रस्म कहलाती है सामेला। पड़जान किसे कहते हैं? कि बारात के आने पर बारात का स्वागत करना। बारात के आने पर उनका स्वागत करना, उनका स्वागत करना पड़जान कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन के आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु धन देने की प्रथा कहलाती है दापा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? सुमेलित कीजिए। यहाँ पर युद्धों के नाम दे दिए गए, आपको सुमेलित करना है। गागरोन का युद्ध 1519। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सारंगपुर का युद्ध 1544। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सुमेल का युद्ध 1433। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है साहिबा का युद्ध 1541 और 42। तो सुमेलित कीजिए आप इसे। 4 3 2 1, 2 3 4 1। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 2 3 और 4। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है 1 3 और 2 4। बताइए, सुमेलित करो। कुछ युद्धों के नाम दे दिए गए हैं, तो कौन सा युद्ध कब हुआ था ये बताना है आपको। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में, ठीक है। एक यहाँ पर 4 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया, या 2 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। बचे 2 ऑप्शन हमारे पास। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, तीसरा ऑप्शन। 1 और 3 यहाँ पर 2 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में, चौथा ऑप्शन। हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। गागरोन का युद्ध तो कब हुआ था? 1519 में। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। और सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मोटा राजा, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? चार ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। सलीम, डी ऑप्शन में खुर्रम, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सदावत खां, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है बहादुर शाह। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल मुगल युवराज से किया, ठीक है। तो बताना है चार ऑप्शन से। मोटा राजा,
और मोटा राजा के नाम से किस शासक को जाना जाता था? कौन से राजा जाने जाते थे मोटा राजा के नाम से? उदय सिंह। तो मोटा राजा जो उदय सिंह थे उन्होंने अपनी पत्नी जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज के साथ किया था? सलीम के साथ। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये कहाँ के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह? ये बताइए आप। जोधपुर के शासक थे। ठीक है। जोधपुर के ये वो शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। मोटा राजा उदय सिंह। यहाँ पर लिख देती हूँ, मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। सर्वप्रथम तो मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की थी? जयपुर के शासक बहरमल ने। ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ लिख देती हूँ, सर्वप्रथम जयपुर का वे शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, बहरमल। और इसके अलावा जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। और बीकानेर के कौन से शासक ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया? कल्याणमल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। और उदयपुर के शासक अमर सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उदयपुर का या मेवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, तो अमर सिंह। ठीक है। बीकानेर का शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, कल्याणमल। और जोधपुर का शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, मोटा राजा उदय सिंह। तथा राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता को सर्वप्रथम स्वीकार किया, तो वो बहरमल थे। ठीक है। तो यहाँ आज हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 10 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है, क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।